हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप नीट की तैयारी करते हो तो बायोलॉजी इज 50% ऑफ योर नीट एग्जाम। और बायोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, हम उसको एग्जाम्पल्स को याद नहीं रख पाते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमने पढ़ लिया, पूरा टॉपिक हम समझ गए। अगर क्वेश्चन एनालिटिकल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई एग्जांपल पूछ लिया है हमसे, अगर किसी क्वेश्चन में साइकिल पूछ ली है, क्रेब साइकिल के बारे में पूछ लिया है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखे, तो हम भूल जाते हैं कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या था। तो कैसे आप बायोलॉजी को मेमोराइज कर सकते हो, दैट टू वेरी फास्ट। तो आपसे मैं 6 साइंटिफिक मेथड्स को शेयर करने वाली हूँ जिससे आप भी अपनी मेमोराइज करने की पावर को फास्ट कर सकते हैं, और इतना फास्ट कि आप उसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। क्योंकि नीट एग्जाम में एक्यूरेसी के साथ में टाइम मैनेजमेंट भी मायने रखता है। आप एक्यूरेट करें क्वेश्चन को, लेकिन आपको उसको कम समय में भी करना पड़ेगा, तब जाकर के ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तब जाकर के ही आप अपनी गवर्नमेंट मेडिकल सीट को सिक्योर कर पाएंगे। तो आप कैसे फास्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हो, फास्ट तरीके से मेमोराइज कर सकते हो, और ऐसा मेमोराइज कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, दैट इज निमोनिक्स डिवाइस। फर्स्ट मेथड आपका हो जाता है निमोनिक डिवाइस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? क्या होता है निमोनिक डिवाइस? देखिए, निमोनिक डिवाइस में आते हैं आपके एक्रोनिम्स एंड राइम्स। कुछ ऐसी चीजें होती हैं बायोलॉजी में जिसके आप एक्रोनिम्स बना सकते हैं या आप राइम्स बना सकते हैं। एक्रोनिम्स कैसे? जैसे कि आपने 4-5 वर्ड को समराइज करके एक वर्ड बना दिया। जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पे KPCOFGS। KPCOFGS। दिस KPCOFGS stands for K stands for your kingdom. Your P stands for phylum, C stands for class, O stands for order, F stands for family, G stands for genus, and S stands for your species. So that's how you have created acronyms, all right? Second method होता है निमोनिक्स में आपका राइम्स का। What do we mean by that? इस सेम चीज को हम राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि you can rhyme it out, keep pots clean, otherwise family gets sick. So you have to keep the pots clean, otherwise family will get sick. तो ये दोनों चीजों से आप चाहे तो इसको एक्रोनिम में कन्वर्ट कर ले, चाहे आप इसको राइम में कन्वर्ट कर ले, लेकिन आपको ये सीक्वेंस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड निमोनिक्स फॉर सर्टेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बायोलॉजी। जहां पे ज्यादा याद करने वाली चीज है उसकी हम निमोनिक्स बना सकते हैं, चाहे हम एक्रोनिम बनाए, चाहे हम उसको राइम्स में कन्वर्ट करें। अब जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बहुत बार ऐसा आता है कि आपको क्या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को पूछ लेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को पूछ लेगा। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस में कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, किस में स्पेसिफिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आप बड़ा अच्छे से ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने मेमोराइज किया फास्ट ताकि हम उस क्वेश्चन से डील करें बहुत ही कम टाइम में, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट भी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। ओके, तो चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। तो सेकेंड ट्रिक की अगर हम बात करें, दैट इज क्रिएट एसोसिएशंस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एसोसिएशंस। कुछ डिफिकल्ट टॉपिक अगर आपको याद नहीं रह पाता है तो हम उसको एसोसिएट कर देते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से जो हमें बहुत अच्छे से आता है, जिसको हम कभी भूलते नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं हो, कोई प्रोसेस हो, प्रोसेस नहीं हो, कोई इंसिडेंट हो आपकी लाइफ का, बट अगर हम उसको एसोसिएट कर देंगे तो हम बड़ा ही इजीली उसको हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे वी कैन हैव विजुअल एसोसिएशन। आपकी जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? तो अगर आप इसको एसोसिएट कर देंगे किसी और साइक्लिक प्रोसेस से जो आपने इसी तरीके से राउंड अबाउट स्ट्रक्चर में देखी हो, तो साइक्लिक प्रोसेस से आपको पूरी क्रेब साइकिल के स्टेप्स भी याद हो जाएंगे। ये हमने विजुअली इसको एसोसिएट किया। इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो एसोसिएट अ मीनिंगफुल एसोसिएशन टू दैट ऑल्सो। मीनिंगफुल में क्या? जैसे कि आप
दो फंडे पढ़ते हो, वन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सेकंड इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये दो फंडे हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे होते हैं। अब व्हाट डू आई मीन बाय मीनिंगफुल एसोसिएशन? साइक्लिक का मतलब ये हुआ कि समथिंग इज गोइंग आउट एंड इट इज डेफिनेटली कमिंग बैक टू द सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम विच इट हैज गॉन आउट। उस प्रोसेस को हम साइक्लिक कहते हैं। नॉन साइक्लिक इज समथिंग इज गोइंग आउट but it is not coming back to that particular same molecule. Same thing is happening. In case of non-cyclic, we have PS1 and PS2. We have these two photosystems. ठीक है, so PS2 से electron is going out, PS1 तक गया, NADP plus तक गया and vanish. तो PS2 के इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें H2O मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ता है, बट साइक्लिक में वी हैव जस्ट PS1, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास में पास ऑन हुआ एंड फाइनली वापस से सेम मॉलिक्यूल के पास में आ चुका है। तो दिस इज हाउ योर साइक्लिक प्रोसेस हैज बीन हैपनिंग और दिस इज हाउ योर नॉन साइक्लिक हैज बीन हैपनिंग। तो आपने एक मीनिंगफुल एसोसिएशन कर दिया कि भाई नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम बैक, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि PS1 PS2 दोनों वुड बी प्रेजेंट, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वुड हैव कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, तो सेकंड फंडा जो मैंने आपको दिया, यू कैन क्रिएट एसोसिएशंस विद सर्टेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उसके साथ में आप एसोसिएशंस कर सकते हैं, विजुअल भी और कुछ मीनिंगफुल एसोसिएशंस भी आप उसके साथ में कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड ट्रिक। अगर मैं थर्ड ट्रिक की बात करूं तो यूज विजुअलाइजेशन। सी, कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करने के तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको लिख लिख करके याद होता है, वो जितना लिखेगा उतना ज़्यादा उसको अच्छे से याद रहेगा, वो उतना अच्छे से उसको मेमोराइज कर पाएगा और क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर पाएगा। दूसरा टाइप ऑफ बच्चा ऐसा होता है जिसको सुन के ज़्यादा याद होता है, कि कोई और बोल दे उसके लिए, कोई फ्रेंड को कहेगा कि तू पूरी प्रोसेस को फटाफट से मेरे को बता दे नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, तो सुनने से ज़्यादा याद हो पाता है। नंबर 3 होते हैं जिसको विजुलाइज करके, मतलब देखने से ज़्यादा याद आ पाता है, ज़्यादा याद हो पाता है। तो ऑडियो, वीडियो और लिखने वाला कॉन्सेप्ट, आपको इन तीनों के ऊपर वर्कआउट करना है। आप बायोलॉजी में अपने नोट्स बनाते हो, आंसर इज यस। आप लेक्चर्स लगाते हो, आंसर इज यस। थर्ड फंडा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज योर विजुअलाइजेशन। क्या तो आप पूरी प्रोसेस को विजुअलाइज कर सकते हो, या आप विजुअलाइज कर सकते हो स्ट्रक्चर को। जैसे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमें पता है इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट, एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस केस में हम एक्चुअल में किसी लेडर को सोचते हैं कि हाँ जी, लेडर विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिख रहा होता है। ऐसा ही मेरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है 2D के अंदर, ठीक है, दीज आर माय नाइट्रोजनस बेसिस व्हिच आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर ले तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। सेकंड है, आप पूरी प्रोसेस को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल क्रेब्स साइकिल को आपने पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ने के बाद आप उसको बंद करके साइड में रखेंगे या आप उसको विजुअलाइज करेंगे कि फर्स्ट मॉलिक्यूल वाज सिट्रिक एसिड, देन आइसोसिट्रिक, देन देयर वाज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो आप आईज को क्लोज करके पूरी प्रोसेस को, पूरी साइकिल को विजुअलाइज कर रहे हैं। यू हैव टू फील कि सारे मॉलिक्यूल आपके आ रहे हैं 10 स्टेप्स के अंदर, और 10 स्टेप्स में जैसे मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जैसे प्रोसेस हो रही है, सिमिलरली आपके एंजाइम्स विल ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, तो क्या तो आप एंटायर प्रोसेस को विजुअलाइज कर सकते हैं या आप स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंडा। अगर हम बात करें बच्चे नेक्स्ट फंडे की, सो इट इज प्रैक्टिस रेगुलरली। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं नहीं कहती कि बस आप बैठो मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करने की और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला और बहुत ही बेसिक चीज़ जो हम भूल चुके हैं आज के टाइम पे, ठीक है, हम सुनते रहते हैं टीचर से PYQs को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, टेस्ट सीरीज करो, हम सुनते रहते हैं और वही बात हमारे जहन में बैठ गई है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को मिस आउट कर जाते हैं, दैट इज क्विज योरसेल्फ। अपने आप से पूछो। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज एक टॉपिक को पढ़ा, आपने पढ़ लिया जेनेटिक्स के बारे में, है ना, उसके बाद आप किताबें बंद करके अपने आप से पूछो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो पी प्लांट था उसके क्या कैरेक्टर्स थे, क्या 7 कैरेक्टर्स थे, क्या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थी, क्या प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज थी,
उसके बाद आप अपने आप से पूछे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, रिसेसिव क्या था, इस फ्लावर कलर में डोमिनेंट क्या था, रिसेसिव क्या था। तो जब आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछेंगे जस्ट आफ्टर दैट लेक्चर, जस्ट आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड, जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तो आप फास्ट मेमोराइज कर पाएंगे और आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसको हम नजरअंदाज करके बहुत भारी भरकम चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में ये सारी बेसिक चीजों से ही हम सारी बड़ी चीजों को भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्विज योरसेल्फ, देन एक्सप्लेन द मटेरियल टू समवन एल्स। समटाइम्स जब आप किसी और को एक्सप्लेन करते हैं, अपने छोटे भाई बहन को पकड़ लीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए कि देखो मैंने ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा याद कर लिया है, मेरे को पूरा समझ में आ चुका है, तो सुनो सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मेरे पास पूरी सीक्वेंस है, FMN, FES, यूबिक्विनोन, यस, साइटोक्रोम B, FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। जब मैंने अपने फ्रेंड को ये सुनाया कि इस सीक्वेंस में तो याद कर ले, तेरे को पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद हो जाएगी। जब आप किसी को बता रहे होते हो, अपने मटेरियल को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, तो वो आपको भी याद हो रहा होता है। वो हम कहते हैं ना कि जो टीचर्स होते हैं वो ज्यादा सीखते हैं क्योंकि वो बार बार आपको समझा रहे हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम ज्यादा सीख पाते हैं उस चीज को। तो कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता, हमेशा आप सोचो कि मुझे किसी और को समझाना है, इस तरीके से पढ़ाई करो, पढ़ लिया उसके बाद में एक्सप्लेन करो कि हाँ जी देखिए इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं। अगर कोई भी आपका फ्रेंड कलीग नहीं है तो अपना मोबाइल उठाओ, उस पर ऑडियो बटन पे क्लिक करो, ऑडियो को ऑन करो, ऑन करने के बाद सामने रखो और ऐसा फील करो कि मेरे को ये इस फोन नामक फ्रेंड को सब कुछ सुनाना है, मुझे पूरा मटेरियल आप उसको एक्सप्लेन करो, अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड करो। कहीं जहाँ पे भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया या कम समझ में आया, वहाँ पे आप अटक जाओगे, और जब आप अटकोगे तो आप वापस से ज़रूर देखोगे कि मैं कहाँ पे अटका था, क्या मैं यहाँ पे यूबिक्विनोन को तो नहीं भूल गया हूँ। यस, आप चेक करोगे, चेक करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा और आप उसको फास्ट मेमोराइज भी कर पाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्रिक मैंने जो समझाई, प्रैक्टिस रेगुलरली, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप अपने फील्ड में होते चले जाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट आप मेमोराइज भी कर पाएंगे और क्वेश्चंस के फॉर्मेट में तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, टेक ब्रेक्स। समटाइम्स हमें लगता है कि हम कुछ चीज याद करने बैठे हैं, बहुत लंबी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन का एग्जांपल लेती हूँ, ग्लाइकोलाइसिस एक पूरा बड़ा सारा पाथवे है, क्रैब साइकिल भी पूरे 10 स्टेप की प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व है, तीनों चीजें पढ़ने वाली है, तीनों चीजें याद करने वाली है। तो अगर आप वन गो में, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम में ही पूरा ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लूँ, पूरा क्रैब साइकिल, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बिलीव मी कभी याद नहीं होगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको उसको चंक्स में डिवाइड करना है, आपको ब्रेक्स लेने हैं। तो टेक अ शॉर्ट ब्रेक एवरी 20 to 30 मिनट, आप अपना एक छोटा ब्रेक ले। टेक अ लॉन्गर ब्रेक एवरी 1 hour और 2 hour। जितना आप ब्रेक लेंगे उतना आपका ब्रेन भी रिजुवेनेट फील करेगा। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि 20 से 30 मिनट का जो आप ब्रेक ले रहे हैं, आपने 1 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, उसके बाद ब्रेक ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस ब्रेक ही लेते जा रहे हैं, मैम ने कहा था ब्रेक लेना जरूरी है, पढ़ा वड़ा कुछ है नहीं, ब्रेक लेकर के बैठ गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हो तो आपका ब्रेन एग्जॉस्टेड फील करता है, थोड़ा सा उसको आप आराम देते हो तो वो री एनर्जाइज्ड फील करता है। तो हमें इसी तरीके से थोड़े थोड़े ब्रेक बीच में इनकॉर्पोरेट करने हैं, और जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं वी हैव टू मेक श्योर कि हम सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में करके हम सिर्फ और सिर्फ फोकस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो ब्रेक्स जरूर इंक्लूड करने हैं। दैट वाज द नेक्स्ट ट्रिक। Last but not the least, and I would say the most important one is get enough sleep. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम शुरुआत से तो शुरू नहीं करते पढ़ना। जब लास्ट का 5 महीना 6 महीना बच गया है, अब हमें समझ में आता है कि बहुत कम टाइम बचा है, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो हम कोशिश करते हैं अपने पेस को डबल करने की। हम कोशिश करते हैं कि मैं 4 घंटा ही सोऊंगा और मैं सारा टाइम पढ़ाई में लगाऊंगा। 4 घंटा 5 घंटा सोना बेटा 1 दिन 2 दिन 4 दिन की बात हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 5-6 महीने इसको रिपीट करते हो तो देयर इज मेजर 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 प्रॉब्लम। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, हमारी बॉडी का शट डाउन करने का सिस्टम होता है। जब आप स्लीप लेती हो तो आपकी ऑलमोस्ट फुल बॉडी शट डाउन होती है, राइट? वो इसलिए होती है ताकि हमारी बॉडी री एनर्जाइज्ड फील कर सके।
मैं कहती हूँ आफ्टरनून में भी एक नैप लेना शुरू करो। अगर आफ्टरनून में एक 30-40 मिनट की नैप लेते हो तो आप देखना आप ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। आफ्टरनून के बाद वाली पढ़ाई जिसमें आप कम कम अच्छा परफॉर्म करते हो उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना आप शुरू कर दोगे एक नैप के बाद में। तो स्लीप की पावर को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। नेचर ने डे एंड नाइट टाइम सोच समझ के बनाया है। नेचर ने ये नाइट टाइम का जो ड्यूरेशन रखा है वो इसीलिए रखा है ताकि डार्क रहे, मेलानिन आपका सीक्रेट होए और आप सोने चले जाओ, ठीक है। तो इसीलिए हमें नेचर की जो सारी प्रोसेसेस को ट्रस्ट करना है और ट्रस्ट करते हुए हमें 7 to 8 आवर्स की स्लीप जरूर 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 लेनी है। ट्रस्ट मी, स्लीप ना लेने से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे जितना अच्छा स्लीप लेने के बाद परफॉर्म करोगे। तो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिजुवेनेट करके रखना है, री एनर्जाइज्ड करते रहना है, रीबूट करते रहना है, जो आपका सिर्फ और सिर्फ स्लीप की वजह से ही होगा। इसके अलावा आप शाम के टाइम में कोशिश करें कैफीन या अल्कोहल जैसे पदार्थों का सेवन ना करें, बिकॉज अगर आपने कैफीन ले लिया, टी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो उससे आपके स्लीप में हिंड्रेंस पैदा होगी, और अगर स्लीप में हिंड्रेंस पैदा हुई तो आपकी पूरी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी, और एक बार स्लीप साइकिल बिगड़ गई तो फिर उसको सुधारने में बहुत वक्त लग जाता है। तो स्टिक टू योर रूटीन, स्टिक टू योर प्लान, एंड हमेशा अपने स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हुए हमें चलना है। स्लीप के साथ में 2 फैक्टर और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज योर हेल्दी फूड एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से सर्कुलेशंस प्रॉपर रहेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे तो अगेन आप फिजिकली मेंटली फिट फील करेंगे। अगर आप मेंटली फिट फील कर रहे हैं तो आपका पेस जो पढ़ने का है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉजिटिव इन्वायरमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात बताते हुए कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट का कितना ह्यूज इम्पैक्ट है। आई वॉज गोइंग थ्रू ए आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि आप अपने घर में कोई प्लांट है उससे भी अगर लगातार आप उसकी नैगिंग करते हो कि अरे प्लांट तुम कितने टाइम से यहीं पे हो, तुम्हारे अंदर तो पानी मैं इतना डाल रहा हूँ फिर भी फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है, तुम कितने वीक प्लांट हो, तुम्हारी पत्तियाँ ऐसे खराब हो रखी है। अगर आप नेगेटिव कॉन्स्टेंटली बोलते रहोगे उस प्लांट को तो थोड़े टाइम के बाद वो प्लांट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। आप देखना, चाहे कितना ही अच्छा पानी दे रहे हो, कितने अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट उस प्लांट की डेथ हो जाती है। और हम कहते हैं कि प्लांट्स तो सुन भी नहीं सकते हैं। तो उस स्टडी में बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात लिखी हुई थी कि अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसा नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो तो आपके बोलने से भी तो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, वाइब्रेशन से वो एक नेगेटिव ऑरा बन रहा है सराउंडिंग का, उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमें अपने सराउंडिंग को भी पॉजिटिव रखना है, अपने अंदर की एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखना है। हमें बिल्कुल भी नेगेटिव बातों के आसपास भी नहीं जाना है, बिकॉज जो भी आप सुनते हो, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हो, दैट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट इन योर ब्रेन ऑल्सो। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो सारी बातें स्टोर होती चली जाती है ना। तो हमें पॉजिटिव चीजें ही फीड करनी है। यस वी कैन डू इट, यस वी विल डू इट, वी विल डेफिनेटली डू इट। बिल्कुल मत सोचो कि 7 महीने बचे हैं अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हमेशा अपने आप को आप ये बिलीव दिलाएं कि मैं बिल्कुल कर पाऊंगा एंड आई विल डेफिनेटली डू इट, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, कीप योर एनवायरनमेंट ऑल्सो पॉजिटिव। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखेंगे तो सामने वाला कोई भी इंसान हो वो भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता चला जाएगा, ठीक है। यस बच्चों, इन्फिनिटी लर्न नीट के प्लेटफॉर्म पे हमने लॉन्च किया है सुपर अमेजिंग टेस्ट सीरीज, जिसका कि आप बच्चों को इंतजार था। इस टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बेनिफिट अनंत है, बट 2 मेन बेनिफिट बताती हूँ। नंबर 1 कि आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है कि मेरे को इतना सिलेबस कंप्लीट करना है बिकॉज टेस्ट आने वाला है। नंबर 2 आपको अपनी एक एक्चुअल रैंक पता चल जाती है। जितने भी स्टूडेंट्स उसमें अपीयर होंगे आपको अपनी एक्चुअल रैंक समझ में आएगी कि मैं कहाँ पे लाई करता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना 21 लाख बच्चों से compete करना है हमें, तो जितने लार्जर इकोसिस्टम का आप पार्ट बनेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाएंगे जहां पे आप विजय भवर टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आप कूपन कोड 20% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो बिना 20 इस कूपन कोड को इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, बस आपको क्लिक करना है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस आपको वहां पे दिख जाएगा बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कूपन। ओके, तो पक्का से इसको परचेज करें ताकि आप ये 2 फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ा पाए। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से
कि जब भी कोई आपसे सवाल पूछता है कि 7 महीने बचे हैं, इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो बाहर वाला कुछ भी बोल रहा है, अपने आप से बोलना है यस आई विल डू इट एंड आई विल शो यू समडे। ओके, तो हमेशा ये सोचना है कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। आई बिलीव इन यू। डू यू बिलीव इन योरसेल्फ? कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना और जरूर लिखना कि यस आई कैन डू इट। ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय किड्स आउट देयर। बाय बच्चों, टेक केयर।